परछाई एपिसोड 204। अब आगे। सुबह के 8 बजे थे। युवराज और सुहानी अपने बेडरूम में थे। सुहानी अभी भी युवराज की बाहों में सो रही थी और युवराज फिक्र भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। सुहानी की फिक्र में युवराज आज पूरी रात नहीं सोया था। रात में कई बार सुहानी डरकर नींद से जाग रही थी और युवराज बार बार उसे शांत कराकर फिर से सुला रहा था। इससे पहले युवराज ने कभी सुहानी को इस हालत में नहीं देखा था। युवराज सुहानी को इस तरह देखकर काफी परेशान था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में कई सारे सवाल थे जिसे वो सुहानी से नहीं पूछ पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी उस आदमी से कैसे बच गई और वो अचानक से उसके सामने कैसे आ गई, जबकि एक पल पहले वहां कोई भी नहीं था। युवराज यही सब सोच रहा था, तभी सुहानी फिर से चमक कर उठ जाती है और हड़बड़ाने लगती है। युवराज सुहानी की पीठ से हिलाते हुए कहता है, डरो मत, सब ठीक है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। सुहानी युवराज से अलग होकर उठ जाती है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। युवराज भी फौरन उठकर बैठ जाता है और सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर प्यार से कहता है, सुहानी, मैंने कहा ना, मैं यही हूँ, फिर तुम इतना क्यों डर रही हो? सुहानी के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो कल रात उसके साथ हुआ था। वो सब काफी डरावना था, लेकिन वो बात जो सबसे ज्यादा सुहानी को परेशान कर रही थी वो ये थी कि सुहानी खुद उस साय का एक अंश है। यही सोचकर बार बार उसकी आंखें भर आती थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात युवराज को कैसे बताए और ये सब जानकर युवराज कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए वो उससे कुछ कह नहीं पा रही थी। युवराज सुहानी को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। युवराज अंदर से कहता है, कम इन। अगले ही पल निशा और विवेक रूम के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो दोनों सुहानी की हालत देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों जैसे ही बेड के पास आते हैं, सुहानी निशा को हक करके रोने लगती है। निशा और विवेक को भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों हैरान होकर युवराज को ही देख रहे थे। उसी वक्त युवराज का फोन बजने लगता है। युवराज देखता है कि उसके फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो फौरन फोन उठा लेता है। फोन से डॉक्टर की आवाज आती है, मी दीवान, हमें एस.पी. अर्नव सिंह की कंडीशन के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है। युवराज को लगता है कि उसे कुछ देर के लिए सुहानी को निशा और विवेक के साथ ही छोड़ देना चाहिए। वो जानता था कि कुछ बातें जो सुहानी युवराज के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, उसे निशा और विवेक के साथ आसानी से शेयर कर लेती थी। युवराज को इस वक्त सुहानी को थोड़ा स्पेस देना ही सही लगता है। यही सोचकर युवराज विवेक से कहता है, क्या तुम कुछ देर सुहानी के साथ रहोगे? मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहते हुए युवराज अपनी आंखों से विवेक को कोई इशारा करता है। विवेक समझ जाता है कि युवराज उससे सुहानी से कुछ बातें जानने के लिए कह रहा है। उसे अब तक समझ आ गया था कि कल रात सुहानी के साथ कुछ तो भयानक हुआ है, जिसके बारे में युवराज जानना चाहता है। विवेक भी हाँ में अपना सर हिला देता है और युवराज रेडी होकर वहां से चला जाता है। युवराज अपनी कार से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइव करते हुए उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें आ रही थी, पहला सुहानी का सहमा हुआ चेहरा और दूसरा जो किताब उन्हें तहखाने में मिली थी, उस किताब के आगे के पेज का एक टुकड़ा जिसमें युवराज ने एक अधूरी लाइन पढ़ी थी। युवराज बार बार ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस लाइन का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन हर बार वो जिस नतीजे पर पहुंच रहा था उस पर वो भरोसा नहीं करना चाहता था। लेकिन सुहानी की हालत देखकर युवराज को यही डर लग रहा था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है। कुछ ही देर में युवराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अर्नव के प्राइवेट वार्ड में एंटर करता है। अंदर आकर युवराज देखता है कि वहां अर्नव बेड पर टेक कर बैठा था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। समायरा भी बेड के पास एक चेयर पर बैठी थी। युवराज अर्नव के पास जाकर उससे कहता है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? इससे पहले अर्नव कुछ कह पाता, डॉक्टर हैरानी के साथ कहते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज, अर्नव और समायरा की नजर डॉक्टर पर जाती है। युवराज डॉक्टर से कहता है, आपने कुछ कहा? डॉक्टर अपने हाथ में रखी अर्नव की फाइल को देखते हुए कहते हैं, कल रात मैंने एस.पी. सर की मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। कल तक इनकी इंटरनल इंजरी काफी सीरियस थी और इनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन आज सुबह हमने फिर से इनका वही टेस्ट किया और आज इनके सर की इंजरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज, अर्नव और समायरा तीनों समझ जाते हैं कि अर्नव की वो इंजरी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई।
युवराज डॉक्टर से कहता है, मुझे यकीन है आपकी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी थी, इसी वजह से एस.पी. सिंह ने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। युवराज की बात सुनकर डॉक्टर खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो खुश होकर कुछ कहने ही वाले थे तभी युवराज आगे कहता है, अब मैं एस.पी. सिंह से कुछ बात करना चाहता हूँ। युवराज के कहने पर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अर्नव युवराज से कहता है, युवराज, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। युवराज कहता है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। अर्नव आगे कहता है, इट इज़। मुझे समायरा ने बताया कि उस आदमी की सुहानी को लेकर जाने के बाद भी आपने उसे ढूंढने के बजाय मेरी जान बचाई। ये सच में बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि सुहानी आपके लिए क्या है। अर्नव के ऐसा कहने पर युवराज को फिर से सुहानी का वो चेहरा नजर आने लगता है। अर्नव आगे कहता है, युवराज, कल मेरी कार क्रैश होने के बाद वहाँ क्या हुआ था और आपको सुहानी कहाँ मिली? अर्नव के पूछने पर समायरा भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती है। युवराज उनके पास आकर चेयर पर बैठ जाता है और उन्हें कल रात के बारे में बताने लगता है। सारी बातें सुनकर अर्नव और समायरा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, सुहानी उस आदमी से बचकर तुम तक कैसे पहुंच गई? वो आदमी सच में काफी ताकतवर था और उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। युवराज समायरा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे खुद भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक युवराज के रूम में बैठे थे। निशा और विवेक के चेहरे पर इस वक्त हैरानी थी, वहीं सुहानी अभी भी नम आंखों के साथ मायूस होकर वहीं बैठी थी। उस कमरे में पूरी तरह से खामोशी थी और वो तीनों काफी सीरियस होकर कुछ सोच रहे थे। निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहानी और उस साय के बीच कनेक्शन की ये वजह हो सकती है। विवेक भी परेशान होकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुहानी उस साय की वंशज है। सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, उसने मुझसे कहा कि मैं गलत साइड पर हूँ, मुझे उसकी तरफ होना चाहिए था। क्या उसकी तरह मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ? सुहानी को इस तरह रोते देखकर निशा और विवेक को एहसास होता है कि उन्हें सुहानी के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। निशा फौरन सुहानी का हाथ पकड़कर उससे कहती है, सुहानी, इधर मेरी तरफ देख। सुहानी अपनी नजरें उठाकर निशा को देखती है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, तू एक बात अच्छे से समझ ले। हो सकता है कि वो पागल राक्षस तेरा पूर्वज हो, लेकिन तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो तू खुद को मॉन्स्टर तो बिल्कुल मत कह। सुहानी, वो तू ही है जिसने उस साय को खत्म करने के बारे में सबसे पहले सोचा और तेरी ही वजह से हम सब इस काम को यहाँ तक लेकर आए हैं। वरना हम सब ने तो उस डर के साथ जीना ही सीख लिया था, लेकिन तूने सबसे पहले उससे टकराने की हिम्मत की। तू उससे अलग है और तुझे हमेशा हमारी साइड में ही होना चाहिए था। निशा की बात पूरी होते ही विवेक आगे कहता है, हाँ सुहानी, तुम ये मत सोचो कि तुम उसकी वंशज हो, बल्कि ये सोचो कि तुम ही वो जरिया हो जिससे हम मिलकर उस साय को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। और अगर उसे अपने वंश से इतना ही प्यार था तो फिर उसने सबको मरवा क्यों दिया था? वो एक मॉन्स्टर है और तुम उससे अलग हो। सुहानी नम आंखों से उन दोनों को देखते हुए कहती है, क्या तुम दोनों को ये सब जानकर मुझसे डर नहीं लग रहा? विवेक अपना सरनामे हिलाते हुए कुछ कहने ही वाला होता है तभी निशा कहती है, सच कहूँ तो मुझे इस वक्त तुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि वो पागल भूत तेरा पूर्वज है, बल्कि इसलिए कि रो रोकर तू किसी भी चुड़ैल से ज्यादा भयानक दिख रही है। अगर इस तरह से तू उस साय के सामने भी गई ना तो वो हार्ट अटैक से दूसरी बार मर जाएगा। निशा की बात सुनकर विवेक को हंसी आ जाती है और सुहानी अपना मुंह बनाकर उसे घूरने लगती है। निशा सुहानी को फिर से हक करते हुए कहती है, अब इस बात की टेंशन लेना बंद कर। अब हमें ये सोचना है कि उस भटकती आत्मा को हेल कैसे पहुंचाना है। बेचारी मृदुला वहां गर्म कड़ाही में बैठे उसका इंतजार कर रही होगी। सुहानी भी निशा को हक कर लेती है और कुछ देर बाद वो उससे अलग हो जाती है। सुहानी अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। निशा से अलग होकर सुहानी कहती है, पता नहीं ये सब जानकर युवराज सर कैसे रिएक्ट करेंगे। विवेक उसे समझाते हुए कहता है, सुहानी, युवराज सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी सब समझ जाएंगे, तुम इसके बारे में परेशान मत हो। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। निशा कुछ सोचते कहती है, सुहानी मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू उस साय और इतने सारे रक्षकों के बीच से बचकर कैसे निकल गई? तूने उस वक्त क्या किया था? सुहानी उस पल को याद करते हुए कहती है, उस वक्त मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी,
शायद ये वही अघोरी थे जिन्होंने मेरी मेमोरी मिटाई है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक मंत्र आया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़कर वो मंत्र पढ़ लिया। मुझे लगता है कि कुछ वक्त के लिए मैंने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। निशा हैरान होकर कहती है, क्या तू ऐसा कर सकती है? सुहानी कहती है, पता नहीं। उस अघोरी ने मुझसे कहा था कि वक्त आने पर मेरे लिए ज़रूरी सारी बातें मुझे याद आती जाएंगी। और सच में ऐसा कई बार हुआ है। हमें मृदुला की अस्थियां भी इसी तरह से मिली थी। विवेक सवालिया नज़रों से सुहानी को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि उस अघोरी ने तुम्हारी मेमोरी क्यों मिटा दी? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। निशा और विवेक एक साथ कहते हैं, क्या? सुहानी जवाब देती है, शायद वो जानते थे कि जब वो साया अपनी साधना से जागेगा तो वो मुझसे जुड़ जाएगा। मैं उसका शिकार देख सकती हूँ, इसका मतलब साफ है, वो भी मेरा दिमाग पढ़ सकता है। शायद उस वक्त मैं कुछ ऐसा जानती थी जो उस साये को पता नहीं चलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरी मेमोरी मिटा दी है जिससे वो साया उस बात को ना जान सके। विवेक कहता है, और वो बात क्या हो सकती है? सुहानी कहती है, वक्त आने पर वो बात हमें अपने आप पता चल जाएगी, बस बात इतनी सी है कि उस वक्त को आने में और कितना वक्त बाकी है। एपिसोड 205। अब आगे। युवराज अर्नव और सामायरा के साथ हॉस्पिटल रूम में बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब अर्नव की कंडीशन ठीक है। युवराज वहां से उठकर अर्नव से कहता है, मैं डॉक्टर से आपको डिस्चार्ज करने के लिए कहता हूँ, हम अब घर चल सकते हैं। युवराज की बात सुनकर अर्नव परेशान हो जाता है। वो इस वक्त घर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो कुछ देर और समायरा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसे पता था कि घर जाने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। समायरा भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे भी इस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समायरा की बात पूरी होते ही अर्नव अपना सर पकड़कर दर्द से कराहते हुए कहता है, आह। अर्नव को दर्द से कराहते देख समायरा घबरा जाती है और उसके पास बैठकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अर्नव उसी आवाज में कहता है, हाँ। ये सुनकर समायरा परेशान हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक से क्या हो गया? अर्नव अपना सर पकड़े हुए कहता है, पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। युवराज अभी भी वही खड़ा कंफ्यूज होकर अर्नव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बाद अर्नव को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अर्नव आगे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ देर और यहीं हॉस्पिटल में रहना चाहिए। अगर घर जाकर मेरे सर में फिर से दर्द हुआ तो मैं क्या करूंगा? ये सुनकर युवराज को अर्नव पर शक होने लगता है, लेकिन समायरा उसकी फिक्र में ये सब नहीं सोच पा रही थी। समायरा युवराज को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो इसे ठीक कर दिया था ना? युवराज एक बार समायरा को तो एक बार अर्नव को देख रहा था। अर्नव धीरे से अपना सर उठाकर युवराज की तरफ देखता है और उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है। अर्नव के ऐसा करते ही युवराज को सारी बात समझ में आ जाती है। तभी समायरा थोड़े गुस्से में कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। समायरा की आवाज़ सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है और वो होश में आता है। युवराज एक नज़र अर्नव को देखकर समायरा से कहता है, मुझे लगता है कि एस.पी. सिंह को यहाँ कुछ देर और आराम करना चाहिए। वैसे तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई माइनर प्रॉब्लम हुई तो यहाँ के डॉक्टर्स हैंडल कर लेंगे। युवराज की बात पूरी होते ही अर्नव मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, आप लोग घर चले जाइए, मैं यहाँ अकेले ही रुक जाता हूँ। युवराज सीरियस होकर कहता है, आई एम सॉरी एस.पी. सिंह, मुझे सुहानी के पास जाना होगा, वो वक्त काफ़ी परेशान है, इसलिए मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकता। अर्नव उसी मासूमियत के साथ आगे कहता है, कोई बात नहीं मी। युवराज, मैं समझ सकता हूँ, आपको और समायरा को भी बहुत सारे काम होंगे। अब आप दोनों अपना सारा काम छोड़कर यहाँ मेरे साथ थोड़ी रुक सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। काश मेरी मॉम यहाँ होती। एक डिस्ट्रिक्ट के एस.पी. को इस तरह से एक्टिंग करते देख युवराज मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी काफ़ी सीरियस था। दूसरी तरफ अर्नव प्रे कर रहा था कि समायरा उसके साथ रुकने के लिए खुद ही तैयार हो जाए। समायरा भी इसी उलझन में थी कि अब वो क्या करे। उसे कुछ ज़रूरी काम पूरा करना था, लेकिन वो अर्नव को भी इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। अर्नव उम्मीद भरी नज़रों से समायरा को देखते हुए कहता है, समायरा, तुम मी,
युवराज के साथ चली जाओ, मैं जैसे तैसे आज का दिन यहाँ गुजार लूंगा। समायरा अपने रुड अंदाज में कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं रुकूंगी। ये सुनते ही अर्नव की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो मायूस होकर कहता है, नहीं समायरा, तुम युवराज के साथ चली जाओ, बेवजह तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समायरा अर्नव को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मैं यहाँ रुक रही हूँ। अर्नव कहता है, ठीक है, तुम अगर रुकना ही चाहती हो तो रुक जाओ। अर्नव ये सब मायूस होकर कह रहा था, लेकिन उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अर्नव का ड्रामा सक्सेसफुल होने के बाद युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, ओके देन, अब मुझे जाना होगा, शाम होने से पहले मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप दोनों घर आ जाना। अर्नव युवराज से कहता है, थैंक यू सो मच युवराज। अर्नव और युवराज दोनों ही जानते थे कि अर्नव युवराज को थैंक्स क्यों बोल रहा है। युवराज अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। उस रूम से बाहर निकलते ही युवराज के सीरियस चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल युवराज को सुहानी की याद आती है और वो बिना देरी किए घर के लिए निकल जाता है। इधर निशा और विवेक से बात करने के बाद सुहानी काफी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो युवराज को सच कैसे बताए। सुहानी जानती थी कि उस साय की वजह से युवराज ने बचपन से बहुत कुछ सहा है। वो युवराज से ये कहने में डर रही थी कि उसके इन तकलीफों की वजह खुद उसका ही एक पूर्वज है। कुछ ही देर में युवराज घर के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसकी नज़र लिविंग एरिया में विवेक पर पड़ती है। विवेक भी इस वक्त काफी परेशान लग रहा था। उसे देखकर युवराज समझ जाता है कि सुहानी ने जरूर उससे कुछ शेयर किया होगा। युवराज विवेक के पास जाकर कहता है, क्या कहा सुहानी ने? विवेक सीरियस होकर कहता है, सर, मुझे लगता है आपको इस बारे में सुहानी से ही बात करनी चाहिए। ये काफी सीरियस है और सुहानी बहुत परेशान है। विवेक की बातें सुनकर युवराज और भी ज्यादा बेचैन होने लगता है। अब उसके आंखों के सामने बार बार उस किताब की अधूरी लाइन आ रही थी। वो बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। युवराज जैसे ही रूम के अंदर आता है, वो देखता है कि सुहानी परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। युवराज को देखते ही सुहानी के कदम रुक जाते हैं और वो पहले से ज्यादा नर्वस होने लगती है। युवराज बस एकटक सुहानी को ही देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। युवराज सुहानी के पास जाकर बिना कुछ कहे उसे हक कर लेता है। सुहानी भी युवराज की बाहों में सिमट जाती है। ऐसा करके वो युवराज से सच कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर इसी तरफ से हक करने के बाद युवराज सुहानी से अलग होता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। सुहानी एक गहरी सांस लेती है और अपनी नजरें उठाकर युवराज की आंखों में देखती है। सुहानी थोड़ा घबराते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, मुझे पता चल गया है कि मेरे और उस साय के बीच कनेक्शन की वजह क्या है। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सुहानी हिम्मत करके आगे कहती है, हमारे इस कनेक्शन की वजह। सुहानी इतना ही कह पाती है, तभी युवराज उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मैं जानता हूँ। सुहानी हैरानी से युवराज को ही देखने लगती है। वो फौरन कहती है, आप ये कैसे जानते हैं? क्या निशा या विवेक ने आपसे? नहीं, युवराज कहता है। युवराज अभी भी काफी शांत लग रहा था। ये देखकर सुहानी को लगता है कि शायद युवराज कुछ और ही समझ रहा है और सच का उसे अंदाजा भी नहीं है। सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, युवराज सर, आप नहीं जानते मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने कहा ना, मैं जानता हूँ और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी सवालिया नजरों से युवराज को देखते हुए कहती है, आप क्या जानते हैं? युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, उसने किसी और के नहीं बल्कि अपने ही वंश को खत्म करने की कोशिश की थी। वो तुम्हारा ही पूर्वज है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती है, क्या आप ये पहले से ही जानते थे? युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे सिर्फ इस बात का अंदाजा था, लेकिन अब इस बात पर यकीन हो गया है। सुहानी नम आंखों के साथ कहती है, क्या ये जानने के बाद भी आप? युवराज फिर से सुहानी की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मुझे इस बात कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि जो भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहानी फिर से उसे हक कर लेती है। युवराज सुहानी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अब मुझे शुरू से बताओ कि कल रात हुआ क्या था।
युवराज के कहने पर सुहानी उसे रात की एक एक बात बता देती है। रजनीश का उसे किडनैप करना, उस साय का सुहानी को बचाना और सुहानी का वहां से भाग जाना, सब कुछ। पूरी बात सुनकर युवराज कहता है, क्या तुम्हें याद है कि उस आदमी को पकड़कर तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था जिससे तुम सीधे मेरे पास आ गई? सुहानी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे याद नहीं, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी और मुझे समझ आ गया कि उस वक्त मुझे क्या करना है। मैंने बस वो कर दिया और अगले ही पल मैं आपके पास आ गई। सुहानी की बातें सुनकर युवराज कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी सुहानी आगे कहती है, लेकिन ऐसा कल पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हो चुका है। युवराज कहता है, कब? सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, एक रात जब आप सो रहे थे तो आपकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी मुझे एक मंत्र याद आया और मैंने उसे पढ़ लिया। उस मंत्र को पढ़ते ही आप पूरी तरह से शांत हो गए थे। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, मुझे लगता है कि मैं पहले ऐसा बहुत कुछ जानती थी जिसे मेरे दिमाग से मिटा दिया गया है। शायद मेरे बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे जानना अभी बाकी है। युवराज सुहानी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और किसी गहरी सोच में चला जाता है। इधर विवेक अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। विवेक के दिमाग में इस वक्त वही सारी बातें चल रही थी जो सुहानी ने उसे बताई थी। तभी विवेक के रूम का दरवाज़ा खुलता है और निशा उसके रूम के अंदर आ जाती है। निशा जनरली किसी भी बात का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी, चाहे वो कितनी ही बड़ी बात हो। इसलिए सुहानी की कही बातें उसे कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही थी। जैसे ही निशा विवेक के पास आती है, उसका परेशान चेहरा देखकर वो विवेक की परेशानी समझ जाती है। निशा विवेक के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, विवेक, आर यू ओके? निशा का हाथ लगते ही विवेक का ध्यान टूटता है और वो वहां निशा को देखकर चौंक जाता है। विवेक अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब निशा उसके रूम के अंदर आ गई। विवेक कहता है, तुम यहाँ कब आए? निशा विवेक की बात को टालते हुए कहती है, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो? विवेक निशा से कहता है, यार, मुझे लगता है कि जिस कंडीशन में अभी हम हैं, उस कंडीशन में हम उन सब का सामना नहीं कर पाएंगे। विवेक की बातें सुनकर निशा की आंखें छोटी हो जाती है और वो विवेक पर शक करते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? विवेक निशा से नजरें चुराते हुए कहता है, निशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने सुना नहीं क्या कि सुहानी ने क्या कहा था? उस साय के एक रक्षक ने उस आदमी को एक पल में खत्म कर दिया, जिसके सामने युवराज सर और समायरा एक मिनट नहीं टिक पाए थे। और उसके पास ऐसे कई रक्षक हैं। निशा गुस्से में अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, विवेक, मैंने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? विवेक धीमी आवाज में कहता है, वो मैं भैरवनाथ की गुफा। विवेक इतना ही कह पाया था तभी निशा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस पागल बुड्ढे की काली शक्तियां तुम्हें मार डालेंगी। तुम्हें याद नहीं कि समायरा ने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें जितना हो सके इन सब से दूर रहना है। विवेक निशा के दोनों कंधों को पकड़कर उसे समझाते हुए कहता है, निशा, समझने की कोशिश करो, हम जिससे लड़ने वाले हैं वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमें भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हम युवराज सर और समायरा के भरोसे नहीं बैठ सकते। वो उनका सामना करेंगे या हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अब हमें उनकी वीकनेस नहीं, उनका स्ट्रेंथ बनना होगा। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो वो श्राप तुम्हारी जान ले लेगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ये कहते हुए निशा खामोश हो जाती है। विवेक कहता है, इस वक्त यहाँ कौन है जिसकी जान को खतरा नहीं है? हमें ये चांस लेना ही होगा, हमारे पास बहुत कम वक्त है। निशा विवेक की फिक्र करते हुए कहती है, लेकिन विवेक निशा की बात बीच में काटते हुए कहता है, निशा, याद है सुहानी क्या कहती है? हम सब यहाँ किसी वजह से हैं और हमें इसके लिए चुना गया है। भैरवनाथ के गुरु अच्छे से जानते थे कि भैरवनाथ को मारने के बाद मुझे ये श्राप लग जाएगा, फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। उन्होंने इस बारे में कुछ तो सोचा होगा। विवेक की पूरी बात सुनकर निशा किसी सोच में पड़ जाती है। वो बिना कुछ कहे विवेक का दाहिना हाथ अपने हाथों में ले लेती है और उस पर बने उस श्राप के निशान को गौर से देखने लगती है। उस निशान को देखते हुए निशा के दिमाग में विवेक से रिलेटेड सारी बातें एक के बाद एक चलने लगती है। मृदुला का विवेक के मम्मी पापा को मारना, लेकिन विवेक का जिंदा बच जाना,
विवेक का पहली बार उस साय से सुहानी को बचाना, भैरवनाथ के गुरु का विवेक को ही उस कटार को सौंपना और विवेक का भैरवनाथ को मारना। निशा विवेक के हाथ के उस निशान को गौर से देखते हुए अपने मन में कहती है, यही बात तो मुझे पिछले 3 सालों से समझ नहीं आ रही है। उस दिन उस गुफा में मैं और राघव भी थे, लेकिन भैरवनाथ के गुरु ने भैरवनाथ की शक्तियों के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? आगे की स्टोरी में